नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे व्यापार नीति के विधाओं की, तरीकों की। उसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो मुक्त व्यापार नीति को अपनाया जाए या संरक्षण की नीति को अपनाया जाए। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन। तो किसी भी देश की उचित व्यापार नीति या वाणिज्यिक नीति क्या होनी चाहिए, इस मुद्दे को सबसे पहले शास्त्रीय लेखकों ने उठाया था। हालांकि वे मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। लगभग 200 साल पहले मुक्त व्यापार के महान समर्थक एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने तर्क दिया कि वस्तु और सेवाओं के मुक्त प्रवाह यानी अप्रतिबंधित व्यापार फायदेमंद होगा। मुक्त व्यापार के परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण और निर्यात करेगा जिसमें उसका तुलनात्मक लाभ है। इससे प्रत्येक देश व्यापार से लाभ प्राप्त करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बाद जब पूरी दुनिया में संरक्षणवाद की एक नई लहर चली, तब वाणिज्य नीतियों में बदलाव आया। उस समय यह तर्क दिया गया था कि यदि थोड़ा व्यापार बिना व्यापार से बेहतर स्थिति होती है, यानी कि कोई व्यापार नहीं करें, उससे थोड़ा बहुत व्यापार करना अच्छी स्थिति होती है, लेकिन यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मुक्त व्यापार सबसे अच्छी नीति है। इस प्रकार एक नया प्रश्न उठा कि क्या व्यापार को संरक्षित करके व्यापार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अल्पविकसित देशों ने टैरिफ और ड्यूटीज को लागू करके वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय से अधिकतम लाभों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में दुनिया भर में मुक्त व्यापार के पुनरुद्धार के रूप में देखा गया, क्योंकि संरक्षणवाद पर्याप्त लाभ प्रदान कराने में विफल रहा जिनकी देशों को आवश्यकता थी। तो क्या हुआ, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी जो है वो फेल हो गई। उसके जो बेनिफिट्स सोचे हुए थे वो प्राप्त नहीं हो पाए। वास्तव में एक मजबूत लहर तब मुक्त व्यापार के पक्ष में चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एवं वर्ल्ड बैंक, ये सब भी मुक्त व्यापार नीति को प्रोत्साहित कर रहे थे। तो अब देखते हैं पहली पॉलिसी, मुक्त व्यापार नीति की क्या कमियां और क्या खूबियां हैं। टैरिफ, कोटा और विदेशी मुद्रा नियंत्रण जैसी बाधाओं के बिना होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मुक्त व्यापार कहा जाता है। इस प्रकार मुक्त व्यापार के तहत वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र या निष्पक्ष या निर्बाध रूप से देशों के बीच में आदान प्रदान होता है, प्रवाह होता है। दूसरे शब्दों में मुक्त व्यापार का अर्थ है दुनिया के विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय विनिमय पर, लेन देन पर किसी तरह का कोई सरकारी प्रतिबंध या हस्तक्षेप नहीं होना। मुक्त व्यापार के लिए कई तर्क दिए जाते हैं। मुक्त व्यापार के पक्ष में कुछ तर्क, तो पहला है विशेषज्ञता के लाभ। सबसे पहले मुक्त व्यापार श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के सभी लाभों को प्राप्त करने में विभिन्न देशों को सक्षम बनाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है, विशेषज्ञ हो जाता है, जिसमें उसको व्यापारिक साझेदारों पर तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। इससे संसाधनों का इष्टतम और कुशलतम उपयोग होता है और इसलिए उत्पादन की मितव्ययताएं या प्रोडक्शन की इकोनॉमी जो से प्राप्त होने लगती हैं। दूसरा जो तर्क है पक्ष में वो है सर्वांगीण समृद्धि। दूसरे अप्रतिबंधित व्यापार के कारण विशेषज्ञता और दक्षता आदि से वैश्विक उत्पादन बढ़ता है, जिससे कि उत्पादन बड़े पैमाने पर होना संभव हो पाता है। मुक्त व्यापार देशों को सस्ती कीमत पर सामान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इससे दुनिया के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। इस प्रकार मुक्त व्यापार उच्च उत्पादन, उच्च खपत और उच्चतर अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि की ओर पूरी दुनिया को ले जाता है। तीसरा जो तर्क है वो है प्रतिस्पर्धी भावना को प्रबल बनाता है। तीसरा, मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की भावना को मजबूत करता है। चूँकि मुक्त व्यापार के तहत कड़ी विदेशी प्रतिस्पर्धा की संभावना मौजूद हो रहती है, इसलिए घरेलू उत्पादक अपना आधार नहीं खोना चाहते, अपना मार्केट नहीं खोना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा दक्षता बढ़ाती है और उसके कारण एक घरेलू एकाधिकार को रोकने और उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्त कराने में मदद करती है। तो जो कंपटीशन होता है वो एफिशिएंसी को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट तर्क है घरेलू रूप से अनुपलब्ध माल और कच्चे माल तक पहुंच बनाना। मुक्त व्यापार प्रत्येक देश को उन वस्तुओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाता जो वह बिल्कुल भी उत्पादन नहीं कर सकता है या केवल अकुशल रूप से उत्पादन कर सकता है। घरेलू रूप से अनुपलब्ध वस्तुएं
और कच्चे माल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से स्वतंत्र विनिमय के माध्यम से कम कीमत पर प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट तर्क है अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। मुक्त व्यापार भेदभाव के खिलाफ बहुत अच्छा सुरक्षात्मक उपाय होता है। मुक्त व्यापार के तहत किसी भी देश द्वारा कच्चे माल या वस्तुओं को रखे रखने की कोई संभावना नहीं होती है। इस प्रकार मुक्त व्यापार आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। तो लोगों के बीच में व्यापार संबंध विकसित होते हैं तो उससे आर्थिक राजनीतिक संबंध और मजबूत हो जाते हैं और वो मित्रवत व्यवहार करते हैं। हस्तक्षेप से मुक्ति। मुक्त व्यापार नौकरशाही हस्तक्षेपों से मुक्ति मिलती है, इससे मुक्त हो जाता है और उससे नौकरशाही और भ्रष्टाचार बहुत हद तक प्रतिबंधित व्यापार से जुड़े हुए हैं। यानी कि व्यापार में कोई रेस्ट्रिक्शन होगा तो गवर्नमेंट वहाँ इंटरफेयर करेगी और गवर्नमेंट वहाँ होगी तो उसके सरकारी अधिकारी वहाँ पे भ्रष्टाचार फैलाएंगे। तो ये सरकारी हस्तक्षेप से भी मुक्त रहता है। तो संक्षेप में बोले तो प्रतिबंधित व्यापार एक राष्ट्र को विशिष्टीकरण के लाभों को प्राप्त करने से रोकता है, उसको वंचित कर देता है। इसे कम कुशल उत्पादन तकनीक अपनाने के लिए मजबूर करता है और उपभोक्ताओं को संरक्षित उद्योगों के उत्पादों के लिए उच्च मूल्य का भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। तो ये नुकसान होते हैं प्रतिबंधित व्यापार के। अब बात करते हैं मुक्त व्यापार के विरुद्ध में तर्क, यानी कि मुक्त व्यापार को क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए। इन गुणों के बावजूद कई लोग व्यापार प्रतिबंधों को सही ठहराते हैं और मुक्त व्यापार का विरोध करते हैं। तो पहला है अल्प विकसित देशों या LDC यानी कि लोअर डेवलप्ड कंट्रीज़ या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए लाभप्रद नहीं होती है। तो मुक्त व्यापार नीति इन देशों के लिए फलदायी नहीं है क्योंकि ये पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। मुक्त व्यापार ने गरीब और कम विकसित देशों के लिए पर्याप्त दुख का कारण बना है, उनको परेशानी में डाला है। अगर अतीत का अनुभव देखा जाए तो पिछले सालों का उन अर्थव्यवस्थाओं का देखा जाए तो वो बहुत नुकसान हुआ है उनको। भारत 1947 से पहले ब्रिटेन की साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन औपनिवेशिक निर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। तो स्वतंत्र व्यापार हो रहा था लेकिन भारत केवल कच्चे माल का निर्यात करता था और सारे निर्मित माल के लिए विदेशों पर निर्भर था। मुक्त व्यापार सिद्धांतों ने औपनिवेशिक साम्राज्यवाद को जन्म दिया था। दूसरा है घरेलू उद्योगों और उत्पादों का विनाश। तो इतिहास में आपने पढ़ा है कि ये घरेलू उद्योगों को नष्ट कर देता है। मुक्त व्यापार के कारण आयातित सामान सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं। इस कारण घरेलू और विदेशी उद्योगों के बीच एक अनुचित और गलाकाट प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया में घरेलू उद्योगों का सफाया हो जाता है। जैसा कि अपन इतिहास में देखा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हस्तशिल्प उद्योग को बहुत भयंकर नुकसान हुआ और वो हस्तशिल्प उद्योग धीरे धीरे नष्ट हो गया। तीसरा है अकुशल उद्योग सदा अकुशल बने रहते हैं। मुक्त व्यापार उद्योगों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है, ना ही उसमें संभव हो पाता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत बताता है कि एक देश केवल उन वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसको तुलनात्मक लागत लाभ है और जिनमें उसको तुलनात्मक लागत हानि है उनका वो विकास नहीं करता है। तो ऐसे उद्योग अकुशल अवस्था में ही बने रहते हैं। इस प्रकार मुक्त व्यापार के तहत एक सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव हो जाता है जिसमें सभी उद्योगों का समान रूप से विकास हो। तीसरा है निर्भरता का खतरा। नेक्स्ट है निर्भरता का खतरा। तो मुक्त व्यापार निर्भरता के खतरे की स्थिति उत्पन्न करता है। एक देश को आर्थिक मंदी या अवसाद का सामना करना पड़ सकता है यदि उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भागीदार देशों में इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं। वहाँ पे अगर मंदी आ गई है तो दूसरे देशों में भी मंदी चली जाएगी। 1929-30 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में छाई हुई मंदी पूरी दुनिया में फैल गई और सभी देशों को इससे बुरी तरह से प्रभावित होना पड़ा, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ा। भले ही उनकी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की स्थिति नहीं थी लेकिन दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के संपर्क के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उनके देशों में भी मंदी का प्रभाव पड़ा। तो मुक्त व्यापार के बाद ऐसी निर्भरता युद्ध के दौरान भी भयावह हो जाती है। जब आप दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं तो युद्ध की स्थिति में वो आपसे व्यापार बंद कर देंगे और आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। हानिकारक विदेशी वस्तुओं का देश में प्रवेश हो जाता है। किसी देश को अपनी खान पान की आदतों को या रहन सहन की आदतों को बदलना पड़ सकता है व्यापार की वजह से। मुक्त व्यापार के कारण यहाँ तक कि हानिकारक वस्तुएं जैसे ड्रग्स आदि भी घरेलू बाजार में प्रवेश करती हैं। उनको रोकने के लिए व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होती है, तो व्यापार को फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। तो मुक्त व्यापार के खिलाफ इन सभी तर्कों के मद्देनज़र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में कम विकसित देशों की सरकारें राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए
कुछ प्रकार के व्यापार प्रतिबंधों का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित हुई थी। तो अब बात करते हैं दूसरी नीति की, जिसे हम प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद कहते हैं। संरक्षण से हमारा मतलब है कि प्रतिबंधित व्यापार, यानी कि व्यापार पे कुछ लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। किसी देश का विदेशी व्यापार मुक्त या प्रतिबंधित हो सकता है। तो मुक्त हमने पहले देख लिया, अब बात कर रहे हैं प्रतिबंधित या संरक्षित की। मुक्त व्यापार टैरिफ को समाप्त कर देता है, जबकि संरक्षित व्यापार टैरिफ या ड्यूटी लगाता है व्यापार पर। जब टैरिफ या ड्यूटीज़ और कोटा आयात की आमद को प्रतिबंधित करने के लिए लगाए जाते हैं, तब हमने व्यापार को संरक्षित किया हुआ माना जाता है। इसका मतलब है कि सरकार व्यापारिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रही है। इस प्रकार संरक्षण मुक्त व्यापार या अप्रतिबंधित व्यापार का विरोधी धारणा है, विपक्षी धारणा है, उसका उल्टी है। सरकार मूल्यानुसार टैरिफ लगाती है या आयात किए जाने वाले सामान की मात्रा पर कोटा या मात्रा निश्चित करती है। कभी कभार विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए घरेलू सामानों को निर्यात कर या सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। और ये व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए आधुनिक सरकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संरक्षण के अनेक रूप या अनेक उपाय हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि सरकार व्यापार के संरक्षण के लिए क्या करती है। संरक्षण के मुख्य पक्षधारी तर्क क्या हैं? क्या संरक्षण उन सभी वस्तुओं को प्रदान कर सकता है जिनकी एक राष्ट्र को आवश्यकता होती है? तो अब देखते हैं संरक्षण के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं कि संरक्षण क्यों अपनाया जाना चाहिए। संरक्षणवाद की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधारणा नहीं है। इसकी उत्पत्ति को व्यापारीवाद या वणिकवाद, जिसको हम मर्केंटलिज्म कहते हैं, 16वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था। उनके दिनों में इसके अंश देखने को मिलते हैं। तो मर्केंटलिज्म के समय से ही संरक्षणवाद के पक्ष में अनेक प्रकार के तर्क दिए गए हैं। तो अब देखते हैं कि संरक्षणवाद के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं। विकासशील देशों के लिए संरक्षण के मामले में 1950 के दशक में अर्जेंटीना के अर्थशास्त्री R.D. प्रेबिस और हंस सिंगर का जोरदार समर्थन मिला। इन सभी तर्कों को 3 प्रमुख शीर्षकों में संक्षेपित किया जा सकता है। पहला है असत्य या संदिग्ध तर्क, दूसरा है आर्थिक तर्क और तीसरा है गैर आर्थिक तर्क। पहला देखते हैं असत्य या संदिग्ध तर्क क्या है। तो असत्य या संदिग्ध तर्क ऐसे तर्क होते हैं जिनकी गहराई से जांच पड़ताल या स्क्रूटनी की जाती है तो वो सत्य नहीं रहते हैं। ये तर्क प्रकृति में संदिग्ध या दोहरे प्रकार के होते हैं और ये लगते हैं कि दोनों तरफ से ही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि एक देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए, ये एक तर्क है, लेकिन ये तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई देश अपने देश में पैसा रखने के लिए दूसरे देश के सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा तो हो सकता है सभी देश इसी नीति का पालन करें और इससे पूरी तरह से व्यापार खत्म हो जाएगा और व्यापार बंद ही हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आर्थिक नुकसान करेगा एक देश को। तो ये तर्क उचित नहीं कहा जा सकता, ये असत्य तर्क है। अब जो आर्थिक तर्क है उसकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।